नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में 77वां रिपब्लिक डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेनाओं के पराक्रम के साथ साथ भारत की आर्थिक तरक्की, देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का फोकस स्वदेशी हथियारों पर था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। परेड में आर्मी और एयरफोर्स की उन टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव थी, जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, तबाही मचा दी। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के फ्लैग के साथ कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी। इसके अलावा आर्मी ने मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सेना ने परेड के दौरान स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश और रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र को शामिल किया। स्वदेशी मिसाइल सिस्टम नाग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र भी आज की परेड का हिस्सा बने। इसके अलावा अपाचे और प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी परेड में शामिल थे। परेड के दौरान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, रफाल, मिराज और सुकोई ने राष्ट्रपति को सलामी दी। गणतंत्र दिवस की परेड में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 और C-130 हरक्यूलिस ने भी हिस्सा लिया। नेवी की तरफ से भारतीय के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और वॉरशिप INS उदयगिरी की रेप्लिका पेश की गई। पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में दो चीफ मौजूद थे, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डे लायन। दोनों ने कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को देखा। आज रिपब्लिक डे परेड में यूरोपीय यूनियन की सेना की एक टुकड़ी भी शामिल हुई। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के 13 मंत्रालयों की झांकियां भी शामिल की गई। परेड के दौरान संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष झांकी पेश की। इसके अलावा 100 कलाकारों ने भारत की सांस्कृतिक डाइवर्सिटी को दिखाने वाली विविधता में एकता झांकी को प्रस्तुत किया। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड पहले से अलग दिखाई दी। भारतीय सेना ने अपने देश में बने डिफेंस इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स का प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए डिफेंस डील्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। जब जब परेड में भारत में बने हथियार दिखाई दिए, प्रधानमंत्री मोदी इन इक्विपमेंट्स के बारे में यूरोपियन यूनियन के दो बड़े लीडर्स को जानकारी देते दिखाई दिए। रिपब्लिक डे परेड में मोदी आराम से नहीं बैठे, उन्होंने एक एक मिनट का इस्तेमाल किया। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को भारत के इरादों और भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में बताया। ये जरूरी था क्योंकि अब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी डील करने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार रिपब्लिक डे परेड में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट दोनों गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील होने वाली है। इस डील पर कल दिल्ली में सिग्नेचर होंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बताया है। इस डील पर साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में $50 बिलियन तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड $137 बिलियन का है। भारत यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को $76 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है और बदले में यूरोपीय देशों से $61 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की हिस्सेदारी करीब 17% है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के लिए भारत इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत के साथ साथ यूरोपीय देश भी परेशान हैं।
इस लिहाज से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील बेहद अहम है। इस डील से टैरिफ का बोझ भी कम होगा और अमेरिका के साथ व्यापार में भारत और यूरोप के देशों की निर्भरता भी कम होगी। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद भारत टेक्सटाइल, दवाओं, स्टील, पेट्रोलियम और मशीनरी का ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। इससे ट्रंप के टैरिफ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई काफी हद तक हो जाएगी। इस डील का फायदा यूरोपियन देशों को भी होगा, क्योंकि यूरोप के देशों से भारत को कार, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, मशीनरी, वाइन और स्पिरिट का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। पहले ट्रंप के टैरिफ ने भारत को परेशान किया, फिर यूरोप के देशों को भी समझ आया कि ट्रंप के साथ ट्रेड उनको महंगा पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने संयम से, कितनी समझदारी से ट्रंप के टैरिफ के साथ डील किया। यही विश्वास भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील का आधार बनेगा। इसका फायदा भारत और यूरोप दोनों को होगा। दोनों की अमेरिका पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि अगर कोई खुद को कानून से ऊपर मानता है, संविधान का सम्मान नहीं करता, तो फिर उसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। योगी के इस बयान को प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हंगामे से जोड़कर देखा जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ये संविधान या कानून तय नहीं कर सकता। वो शंकराचार्य हैं, इस पर सवाल उठाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को भी नहीं है। हालांकि आज योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मैसेज क्लियर है। योगी ने कहा कि देश में अगर कोई खुद को संविधान और न्यायिक व्यवस्था से ऊपर मानता है तो ये नहीं चलेगा। जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं, बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हंगामे पर अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए योगी ने अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया। योगी ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटने के कार्यक्रम में अखिलेश यादव की सरकार के ज़माने में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत का जिक्र किया। योगी ने कहा कि बबुआ तो 12 बजे सोकर उठता है, उसे न दीन दुनिया की खबर रहती है, न गरीबों की फिक्र। योगी ने अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि 12 बजे सोकर जागने वाले से कोई सूर्योदय की बात करेगा तो उसे सपना ही लगेगा। आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेजेस जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। क्योंकि
उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। योगी के बाद अखिलेश यादव को चुप गई। उन्होंने जवाब दिया। आज रिपब्लिक डे के मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग जाग तो जल्दी जाते हैं लेकिन मदहोश रहते हैं और नशे में रहने वाले साधु और शैतान के बीच अंतर नहीं कर पाते। अखिलेश ने कहा कि सत्ता के नशे में बीजेपी सरकार मंदिरों को तोड़ रही है और शंकराचार्य का अपमान कर रही है। कुछ लोग नींद से तो उड़ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया? और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना है। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। योगी की बात सही है कि कोई कितना भी बड़ा धर्मगुरु हो, कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी लागू होगा और योगी आदित्यनाथ को भी बाध्य करेगा। जहां तक अखिलेश की बात है, उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस मसले को शंकराचार्य का अपमान बताया। योगी ने भी मौके पर चौका मारा, कहा जो 12 बजे सोकर उठता है उसे दिन दुनिया की खबर कैसे होगी। राजनीति में ऐसी तकरार चलती रहती है और ये नॉर्मल है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आज यूपी के बरेली से भी चौंकाने वाली खबर आई। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए यूजीसी ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे सवर्णों में नाराजगी है। इन बदलावों के विरोध में आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से की। उन्होंने कहा कि वो सिस्टम का हिस्सा हैं और इस बात को जानते हैं कि एक्ट का दुरुपयोग सवर्ण वर्ग के बच्चों के खिलाफ किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की, जिसमें एक प्लेकार्ड लेकर अपने सरकारी आवास के सामने खड़े हैं और इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने आकर राजनीतिक बात कही। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी ने नियमों में जो एक तरफा बदलाव किया है उसके खिलाफ सवर्ण नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, इसलिए उन्हें मैदान में आना पड़ा। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ समान वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। हालांकि बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा वो नहीं जानते कि अलंकार अग्निहोत्री कौन है,
लेकिन कुछ लोगों को सियासत का कीड़ा काट लेता है और वो राजनीति में आने का बहाना खोजते हैं। हो सकता है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी इसी इरादे से इस्तीफा देने वालों में हों। मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से, और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि यूजीसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं वो असल में हैं क्या। रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किए। सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में समता कमेटी बनाना कंपलसरी कर दिया। इस कमेटी के सामने कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट जातिगत भेदभाव के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। एससी, एसटी वर्ग के छात्र तो पहले भी जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत कर सकते थे, लेकिन इसमें ओबीसी के स्टूडेंट को भी जोड़ दिया गया है। कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधि रखना जरूरी होगा, लेकिन सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि कमेटी में हो यह कंपलसरी नहीं है। तो इसको लेकर विरोध है। सवर्णों की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। इसका कोई प्रोविजन नए नियमों में नहीं है, जबकि पहले ऐसा प्रोविजन था जिसे यूजीसी ने खत्म कर दिया। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यूजीसी ने यह एज्यूम कर लिया है कि सवर्ण स्टूडेंट ही अत्याचारी होते हैं। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि अगर फर्जी आरोप लगाने पर सजा मिलने का प्रावधान होता तो लोग झूठी शिकायत दर्ज कराने से डरते। अब उन्हें सिर्फ आरोप लगाना होगा, खुद को बेगुनाह साबित करने का बोझ सवर्ण छात्रों पर होगा, और अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं तो फिर भी झूठी शिकायत करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक अगर जातिगत भेदभाव की कोई शिकायत मिलती है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 15 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर उनका फंड रोका जा सकता है। इक्वलिटी कमेंट्स और हियरिंग कमेटी में भी सवर्ण सदस्यों का होना अनिवार्य नहीं है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोग होंगे। एक्ट का विरोध करने लोगों का कहना है कि इक्विटी कमेटी के मेंबर कैंपस में लगातार जासूसों की तरह घूमेंगे। सुनवाई करने वालों में भी इसी वर्ग के लोग ज्यादा होंगे, तो फैसला सवर्णों के खिलाफ जा सकता है। कॉलेजेस पर भी इस बात को लेकर प्रेशर होगा, क्योंकि उनका फंड रुकने का खतरा होगा। यूजीसी एक्ट का विरोध करने वालों की दो मांगे हैं। पहली तो यह कि भेदभाव किसी के भी खिलाफ हो उस पर एक्शन होना चाहिए। सवर्णों को भी सुदामा कोटा, भिखारी, भिखमंगा कहने वालों पर कार्रवाई हो। और दूसरी मांग यह कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रोविजन हो। अपनी बात के समर्थन में सवर्ण समाज के लोग सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें जेएनयू और बीएचयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मणों के खिलाफ दीवारों पर नारे लिखे गए। जेएनयू कैंपस में ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी के पुराने वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। मजे की बात है कि यूजीसी एक्ट से नाराज सवर्ण समाज के लोग अब मदद मांगने कांग्रेस के नेताओं के पास जा रहे हैं। सहारनपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग इस कानून के खिलाफ स्थानीय सांसद इमरान मसूद से मिले। इमरान मसूद ने कहा कि वो सवर्णों की भावनाएं प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएं। देखिए, यूजीसी को लेकर के जो उनकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं के लिए उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और उन शंकाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत भी कराएंगे। हम चाहते हैं कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। अगर किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता है उसका भी होना चाहिए, और किसी को उस नाम के ऊपर शोषण किया जाता है उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए।
असल में यूजीसी की अपनी रिसर्च ये कहती है कि पिछले 6 साल के दौरान कॉलेज कैंपसेस में जातिगत भेदभाव की घटनाओं में 118% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन होना तो ज़रूरी है। यूजीसी को इसके खिलाफ कड़े नियम बनाने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सख्ती के चक्कर में हम अपने नौजवानों के बीच जातिवाद के बीज बो दें, खाई को और गहरा कर दें। आमतौर पर आज के ज़माने में जाति के बंधन खत्म हो चुके हैं। नई पीढ़ी जाति के ढकोसले में ज़्यादा नहीं फंसती है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़रूरी है कि SC, ST और OBC वर्ग के स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का न्याय, किसी तरह का जुल्म ना हो, तो ये भी ज़रूरी है कि सवर्ण वर्ग के छात्रों को बेवजह निशाना न बनाया जाए। इसलिए इक्विटी कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए और अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रोविजन भी होना चाहिए। लेकिन ये इशू नई पीढ़ी से जुड़ा है। नौजवान अपनी बात सरकार तक, यूजीसी तक पहुंचाने में सक्षम है, इसलिए इस मुद्दे को पॉलिटिकल कलर देना भी ठीक नहीं होगा। अब बात उत्तराखंड की। हरिद्वार में हरि की पेड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गैर हिंदुओं पर बैन सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास बुकबा पर भी लागू होगा और दोनों ही जगह सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाएगा। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का अनादर करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए इन धार्मिक स्थलों में उन लोगों को रोका जाएगा जिनकी सनातन में आस्था नहीं है। जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आने वाले दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर विचार किया जाएगा। मां पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानिए हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा की जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। जय गंगा मैया की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हिम्मत द्विवेदी ने कहा कि हर धर्म में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर सिर्फ उसी धर्म को मानने वाले जा सकते हैं। मक्का मदीना में सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वेटिकन में सिर्फ ईसाई जा सकते हैं। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में भी सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले ही आएंगे। देवभूमि की पहचान पूरे उत्तराखंड, पूरे देश के अंदर देवभूमि की पहचान एक धार्मिक स्थल के रूप में, क्योंकि माँ गंगा का उद्गम भी यहाँ से होता है, माँ यमुना है, गंगा है, चारों धाम है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो धाम है, यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक वैदिक परंपरा का केंद्र है। यहाँ की पूजा पद्धति जो विशुद्ध वैदिक शिक्षा संन्यास पर आधारित है। इतिहास में ये धाम जो है कि मोक्ष परंपराओं से जुड़ा है। विदेशी या गैर स्थापना या गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर कभी भी नहीं रहा है, उसका प्रचलन नहीं रहा है। पुरोहित व्यवस्था दीक्षा संप्रदाय पर आधारित है। यह कोई नया नियम नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा का एक औपचारिक पालन है। यह किसी धर्म का विरोध का विषय नहीं है। यह प्रश्न केवल यह है कि क्या इतिहास में परंपराओं पर जो आस्था रखता है व्यक्ति, जो परंपराओं पर जो है कि आस्था रखता है या नहीं रखता है। मस्जिद में नमाज करने की अपनी शर्तें हैं, चर्च में संस्कार की सीमा है। हर धर्म में अपनी पवित्रता और अनुशासन तय करने का अधिकार है। जहां तक मेरा कहना है कि प्रतिबंधित बात ये उनके लिए, सभी जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की पर आस्था रखते हैं, उन सबका स्वागत है। उनके लिए हमेशा कपाट और ये द्वार हमेशा खुले हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदुओं के पवित्र स्थानों में दूसरे मजहब के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी कोई गलत बात नहीं है।
सरकार भी साधु संतों की भावनाओं का ख्याल रखेगी, इस मुद्दे पर कानूनी राय लेकर आगे बढ़ेगी। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, और सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं, और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता इस तरह की पाबंदी का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर जो लोग आते हैं वो हिंदू धर्म की महानता से परिचित होते हैं, लेकिन बीजेपी अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगा रही है। भाजपा का अपना एजेंडा है, करें। हम तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ प्रवेश करना है आप कर दीजिए ना, थोक पर कर दीजिए। दुनिया भर में मैं देखता हूँ दूसरे धर्मस्थल अपने धर्मस्थल के प्रति लोगों को आकर्षित करते हैं, प्रतिबंधित नहीं करते, आकर्षित करते हैं, ताकि आपके धर्म की जो महानताएं हैं, जो गुण हैं, जो उनके अच्छे उपदेश हैं, उनको लोग ग्रहण कर सकें और उससे आपके धर्म की महत्ता बढ़े और आपके धर्मस्थलों की महत्ता बढ़े। अब ये नया रिवाज चला है, कांवड़ आपकी गैर हिंदू बनाएंगे, राम जी के खड़ा हुआ आपके गैर हिंदू बनाएंगे, पूजा की अगरबत्ती बनाने का काम आपके गैर हिंदू करेंगे है? और जब वो कहीं आपके धर्मस्थलों के नजदीक जाएंगे, आप कहें ना 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 तुमको तो नहीं आना है। अपने धर्म के साथ अपनी विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या उसको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहते हैं, ये तो आपको निर्धारित करना है। ये बात सही है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, ऐसे कई देवस्थान हैं जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक स्थानों पर इस तरह की कोई रोक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कुछ दिन पहले गंगा सागर मेले में चिकन पैटीज बेचते हुए कुछ लोग पकड़े गए। हरिद्वार में बहुत से मुस्लिम साधु के भेष में पकड़े गए। कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास मीट का सेवन किया। कई लोगों ने गलत तरीके से रील्स बनाई। इसके कारण विवाद हुआ, लोगों की भावनाएं आहत हुई। लेकिन कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण सब पर रोक लगाना कैसे ठीक हो सकता है? बड़ी संख्या में विदेशों से लोग अध्यात्म की तलाश में, शांति की तलाश में भारत आते हैं। आपको याद होगा, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने खुद कैंची धाम जाकर अध्यात्म का अनुभव किया था। स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पॉल पिछले साल कुंभ में आई थी, 1 महीने तक संगम के तट पर रहीं, अपना नाम कमला रख लिया, हिंदुत्व को अपना लिया। इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं। बड़ी संख्या में विदेशी लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी तीर्थों पर आते हैं। उस सनातन के प्रति अपनी आस्था का भाव लेकर आते हैं। इसलिए पाबंदी सिर्फ उन लोगों पर लगनी चाहिए जो परंपराओं का अपमान करते हैं, जो आस्थाओं के साथ खेलते हैं। सब पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा। गैर मजहब का शख्स अगर किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थान में चला जाए तो कई बार कैसी असहज स्थिति बन जाती है। कुछ लोग किस तरह की शरारत करते हैं, इसका एक सबूत गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में खड़ा यह युवक है। गाजियाबाद में जिम चलाने वाला सुभान रंगरेज 15 जनवरी को अमृतसर घूमने गया था। यहां वो सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर गया। रंगरेज ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में वजू किया और कुल्ला किया और इसके बाद एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस हरकत से सिख संगत के लोग नाराज हो गए। निहंग से गाजियाबाद में सुभान रंगरेज के घर पहुंच गए, उसको पकड़कर बाहर लाए। तब इस लड़के को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा
और बहाना बनाया कि उसे सिख परंपराओं की जानकारी नहीं है, इसलिए अनजाने में उससे गलती हो गई, उसे माफ किया जाए। एक गुनाह करता है वाहिगुरु, हाथ जोड़ के वाहिगुरु माफी वाहिगुरु सारे सिख संगत से दोनों। ये बंदा वीडियो बनाया जो कुल्ला किया वाहिगुरु अपने दरबार साहिब में, संगत गौर फरमाओ वाहिगुरु, एक माफी हाथ जोड़ के मांग रहा है अपने गुरुघर में भी और गुरुद्वारे में भी आएगा वाहिगुरु। अब सुनो वाहिगुरु, गौर फरमाओ, बोलो दोनों साथ मिलके बोलो। जैसा सभी भाइयों को पता है कि अभी हम गुरुद्वारे गए थे अमृत सुखदेव, तो वहाँ हमसे जाने में दरबार साहिब गए थे, हमसे जाने में गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारे सारे सिख भाई हमसे नाराज हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज हमसे हेट मत करो या कोई नफरत मत फैलाओ, कोई कंट्रोवर्सी मत करो। हमारे बड़े भाई आए हैं आज इसी चीज़ को लेकर और इसी मुद्दे पे आज भाई आए हैं और भाई ने सारी बात को करवा दिया है। और बाकी सभी से विनती है कि भाई हमने कोई जाने अनजाने में गलती हुई थी, कोई जानबूझ के नहीं करी थी, जिसकी वजह से लोग हमें हेट कर रहे हैं और लोग गलत नेगेटिव फैला रहे हैं। भाई प्लीज जो भाईचारा सबका है वो बना रहे, प्लीज कंट्रोवर्सी मत करो भाई, क्योंकि कोई जानबूझ के बात नहीं करी गई। बाकी सारी सिख कम्युनिटी से माफी मांगते हैं। दरबार साहब भगवान का घर है, गुरु साहब का पवित्र स्थान है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए जिस शख्स ने यहाँ जानबूझकर कुल्ला किया, उसका वीडियो बनाकर पोस्ट किया, उसने पाप किया है, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। उसने दरबार साहब की शान में बेअदबी की है और ठीक से माफ़ी भी नहीं मांगी। ऐसे लोग समाज में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। ऐसे अपराधी को उसके किए की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज राजस्थान से भी हैरान करने वाली खबर आई। नागौर में पुलिस ने करीब 10,000 किलो हाईली एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसके साथ साथ भारी मात्रा में डेटोनेटर, फ्यूज और वायर भी बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने सुलेमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि सुलेमान नागौर के हरसौर गांव का रहने वाला है। सुलेमान ने गांव से दूर सुनसान इलाके में खेतों के बीच 4 कमरे बनाए। लोगों को लगता है कि इन कमरों का इस्तेमाल खेती के काम के लिए किया जाता है, लेकिन सुलेमान इन कमरों में विस्फोटक छुपा कर रखता था। उसने यहां 180 बोरों में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट छुपा कर रखा हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्मर से पता चला खेतों में भारी मात्रा में विस्फोटक छुपाए गए हैं। पुलिस ने 7 दिन तक इलाके की रैकी की और मुखबिर की खबर पक्की होने के बाद रेड की तो सुलेमान के मकान से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 9 कार्टन डेटोनेटर, 15 बंडल ब्लू विक वायर और 9 बंडल रेड विक वायर बरामद किए गए। पहली नज़र में जब आप यहाँ देखेंगे इस पूरे इलाके को तो एक जंगल की तरह से है। मतलब आप सड़क से यानी शहर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर खेत होते हुए पूरे एक सुनसान जगह पर इस पूरे घर को बनाया है। ये घर है सुलेमान का और जिस जगह से अमोनियम नाइट्रेट मिला है वो ये है। आप देखिए जो पेटी जो रखी हुई है ना सामने, इसमें भी आप देखिए एक्सप्लोजिव्स लिखा हुआ है। इसी तरीके की पेटियाँ हैं जिसमें से लगभग 10,000 किलोग्राम नाइट्रेट और ये एक बहुत बड़ी तादाद में माना जा सकता है कि एक विस्फोटक सामग्री है। अगर इसका आकलन करें तो अगर ये विस्फोटक फट जाए तो ये लगभग पूरा बेरुंदा जो पूरा इलाका है वो नक्शे से गायब हो जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया और इसको किसने दिया, इस बात की पूरी तलाशी ली जा रही है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन प्राइमा फेसाई जो इलाका है, जो हुसैन का जो घर है, वहाँ पूरा का पूरा जो घर है वो 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो उसके कार्टेजेस हैं, फ्यूज तार हैं, वायर हैं, सब कुछ था। इसी कमरे में उसने पूरा एक गोदाम, एक स्टॉक बना रखा था। एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी जानलेवा चीज साबित हो सकती थी। इसको पुलिस ने पकड़ लिया है हुसैन को। हुसैन इससे पहले भी 3 मामलों में गिरफ्तार हुआ है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक देखकर सुरक्षा एजेंसियों की होश उड़ गए। एनआईए, आईबी और एटीएस इस केस की जांच में जुट गई है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रहे हैं कि सुलेमान इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहां से लाया और उसने अब तक किसे किसे ये विस्फोटक बेचा। एक्चुअल में क्या ये जगह ऐसी है, बिल्कुल जंगल में है। अभी आप आए होंगे, रोड आसपास कोई रोड नहीं है 6-7 किलोमीटर तक। तो इसकी जानकारी हमें मिल गई थी करीबन 7-8 दिन से। हमारे डीएसटी हमारे क्या है कि एसपी साहब के निर्देश में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है उसको लगाया हुआ था, साथ में हमारी लोकल पुलिस भी थी। तो ये काफ़ी दिन से 7-8-10 दिन से इसकी रैकी कर रहे हैं
और एक्चुअल में रिमोट जगह ऐसी है भी यहाँ पे एक आदमी भी आएगा तो ये पूछा जाएगा भी आप किस लिए आए हो। तो इस वजह से क्या है कि इसको काफ़ी मतलब मुश्किल से ये कर पाए हम। सुलेमान नाम है इसका, इसकी एज होगी लगभग 65 के आसपास का है। ये 3-4 साल से ये अवैध रूप से चोरी छिपे ये लेके विस्फोटक सामग्रियाँ लेके आता है और यहाँ लाके इसने अपने घर पे ये बना रखा है, इसमें स्टोरेज कर रखा था। सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, NIA भी की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सेंट्रल IB अपने जो स्टेट की IB है, काफ़ी एजेंसियां हैं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ATS। दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट होते रहे हैं उनमें भी अक्सर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। ये हाई ग्रेड का एक्सप्लोसिव है, इसका स्टॉक रखने और इसे बेचने पर पाबंदी है। इसलिए अगर कोई शख्स 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट स्टॉक करता है तो ये गंभीर बात है। ये पता लगाना ज़रूरी है कि सुलेमान को इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहाँ से मिला और वो इसे किसे सप्लाई करने वाला था। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में चुनाव तो 3 महीने बाद होंगे, लेकिन चुनावी हिंसा की खबरें अभी से आने लगी हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। कोलकाता के सारखेर बाजार इलाके में ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने बीजेपी की सभा में हंगामा किया, तोड़फोड़ की और मंच को आग के हवाले कर दिया। पता लगा कि झगड़े की शुरुआत माइक के शोर को लेकर हुई। असल में सारखेर बाजार में बीजेपी सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव की छोटी रैली हो रही थी। इससे थोड़ी दूर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुदीप पोली ऑल बंगाल बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कर रहे थे। बीजेपी की रैली में बिप्लब देव ने भाषण देना शुरू किया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर विरोध करना शुरू किया। ममता की पार्टी के पार्षद सुदीप पोली भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि हंगामे के बीच ही बिप्लब देव अपना भाषण खत्म करके वहां से निकल गए, लेकिन इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने बीजेपी की रैली के मंच को आग के हवाले कर दिया। वहां लगे पोस्टर बैनर फाड़ डाले और आसपास रखी कुर्सियों को तोड़ दिया। जब आग बुझ गई तब पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता की पुलिस भले ही एक्शन न ले, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता सब देख रही है। तापस रॉय ने कहा कि पहले लेफ्ट फ्रंट के नेता इसी तरह की गुंडागर्दी करते थे। बंगाल में उनका जो हाल हुआ वही हाल ममता बनर्जी का भी होगा। देखिए, बात ये आग लेके खेल रहा है। जिन लोगों ने खेल रहा है, खिलवा रहा है, इसका भी परिणाम सुखद नहीं। पुलिस का सामने पुलिस था, प्रोग्राम ये तो पुलिस को इंटीमेट करके परमिशन लेके किया गया था। ऐसा इसके पहले भी बहुत सारे शासक दल ऐसा काम किए थे, लेकिन उन लोग का भविष्य परिणाम अच्छा नहीं निकला हुआ। तो इसका भी ऐसा ही होगा। नो गवर्नेंस। देखिए, आप बोल सकते हैं बैड, आप बोल सकते हैं गुड, आप बोल सकते हैं वर्स्ट। बंगाल में नो गवर्नेंस। बीजेपी ने सबूत के तौर पर सारखेर बाजार इलाके में हंगामे का वीडियो जारी किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप पोली भीड़ को उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुदीप पोली ने भी माना कि वो मौके पर गए थे, लेकिन झगड़ा बीजेपी के लोगों ने शुरू किया। सुदीप पोली ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक तरफा वीडियो दिखाकर माहौल बना रही है। हकीकत यह है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, इसके बाद ही उनके सपोर्टर्स को गुस्सा आया। सुदीप पोली ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इस तरह की हरकत करेगी तो उसे इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। सब लोग बीजेपी के तरफ से बड़ा करके दिखाना चाहता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। कोई मंच में आगुन लगा, ये छोटा बात है। आप हमारा घर में अटैक करेगा, हम क्या बैठ के देखेंगे? उसके बाद क्या हुआ वो आलोचना में नहीं आ सकता है। पहले क्या हुआ वो आलोचना होगा। आप खेल के मैदान में अटैक किया है, ये बात जरूरी है लोगों को सामने लाने का। और हम लोग यही बात बोलेंगे जो वो किया है।
आग क्या लगेगा, आप किसी के ऊपर हमला करेगा, आप किसी के ऊपर मारपीट करेगा, आपको क्या छोड़ देगा? लेकिन दादा आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप एक आगजनी की घटना में आप हम उधर खड़े होकर सबको रोका है, नहीं तो और भी कुछ घटता था। हमको कोई दिखा देगा हम आग लगा रहा है, हम बात मान लेंगे। हम उधर सबको रोका है। बीजेपी वाले लाख सबूत दिखाएं, वीडियो बनाएं, पुलिस को शिकायत लिखवाएं। अगर वो ये सोचते हैं कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सबूत देकर एक्शन लेगी तो वो बड़ी गलतफहमी में है। ममता की नीति और नीयत दोनों जग जाहिर हैं। उनकी पुलिस कम से कम तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेगी। बीजेपी को जो करना है वो कर ले। एक जमाने में ये काम सीपीएम करती थी, अब ममता बनर्जी वही कर रही हैं। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ रहा है, वैसे ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों का असली रंग दिखाई देने लगा है। जमात इस्लामी के नेताओं ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बांग्लादेश में शरीयत लागू करेंगे, बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे। बांग्लादेश के बरगुना में चुनाव प्रचार के दौरान जमात इस्लामी के नेता ने कहा कि बांग्लादेश में 90% मुसलमान रहते हैं, इसलिए यहाँ इस्लामिक हुकूमत होनी ही चाहिए। बरगुना में जमात के लीडर अफजल हुसैन ने कहा कि जमात की जीत का मतलब अल्लाह का राज, कुरान का शासन होगा। बांग्लादेश की आवाम भी यही चाहती है कि मुल्क में सेक्युलर संविधान की जगह इस्लामिक राज कायम हो। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए 12 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार पिछले हफ्ते गुरुवार को शुरू हुआ है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाया हुआ है और जमात इस्लामी पर लगा बैन हटा लिया है। अब मेन मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट और जमात इस्लामी की अगुवाई में बने 10 पार्टियों के अलायंस के बीच है। जमात इस्लामी के साथ नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपी भी शामिल है। ये उन स्टूडेंट्स का दल है जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था। एनसीपी भी बांग्लादेश का सेकुलर कैरेक्टर खत्म करके इस्लामिक मुल्क घोषित करना चाहती है। जमात इस्लामी के नेता कैंपेन के दौरान बार बार दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में मुसलमानों का बहुमत है, 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो फिर बांग्लादेश को बेवजह सेकुलर मुल्क होने का दिखावा करने की क्या ज़रूरत। बरगुना में जमात इस्लामी के नेता अफजल हुसैन ने कहा कि अगर शरीयत के मुताबिक चोरी करने वाले का हाथ काट लिया जाए तो बांग्लादेश में चोरियां बंद हो जाएंगी। इसलिए बांग्लादेश की आवाम भी शरीयत लागू करना चाहती है। आप क्या अल कुरान चाहते हैं या नकली चाहते हैं? अगर अल कुरान चाहते हैं तो संसद में जमाते इस्लामी का राज कायम है। मैं अपनी पार्टी के लीडर से कह रहा हूं कि उसके बाद कोई बाधा नहीं रहेगी। हम सब जोर लगाकर संसद में बोलेंगे कि ये देश मुसलमानों का देश है। जहां 80 से 90% मुसलमान हैं, वहां गैर इस्लामिक कुछ नहीं रहेगा। संसद रह सकती है। यहां कैसा राज होगा? अल्लाह का, कुरान का राज होगा। मान लीजिए कि अगर कोई चोरी करे और चोर का हाथ काट दिया जाए तो क्या इस इलाके में फिर और चोरी होगी? हमें वही निजाम चाहिए। फिर आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह लोग समझ गए हैं कि मजहब किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं, इंसाफ किसे कहते हैं। जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहां वहां इस्लामिक मुल्क बनाने का नारा लगाया जाता है। बांग्लादेश में भी 90% मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी इस्लामिक मुल्क बनाने की मांग उठाई जा रही है। लेकिन कोई इन लोगों को ये बताए कि उनके बगल में एक इस्लामिक मुल्क है, उसकी हालत क्या है, पाकिस्तान में किस कदर बेहाली है, ये उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। अगर मज़हब के आधार पर मुल्क बनाने से फ़ायदा होता तो इस्लामिक कंट्री से लोग भाग भाग कर अमेरिका और यूरोप क्यों जाते, वो भी अपनी जान पर खेलकर गैर कानूनी तरीके से। अब बात चाइना की। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना की आर्मी के सबसे सीनियर जनरल को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलटने की कोशिश हुई थी? असल में चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप पोस्ट जनरल जेंग यूशिया को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आदेश पर
सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से निकाल दिया गया है। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। चीन की सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि जनरल झेंग ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन चीन के मीडिया में सरकार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जनरल झेंग के ऊपर करप्शन के गंभीर इल्जाम थे, जिसके बाद उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटाया गया। उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो से भी बाहर कर दिया गया है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सबसे पावरफुल बॉडी है, जिसके चीफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। इस कमीशन में जनरल झेंग जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर थे। वो पीएलए के उन गिने चुने जनरल्स में से थे जिनको युद्ध लड़ने का अनुभव था। चीन का मिलिट्री कमीशन सेना से जुड़े सारे फैसले लेता है। आर्मी के अलावा एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल, स्पेस और स्ट्रेटेजिक फोर्स यानी न्यूक्लियर फोर्स की कमान भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास होती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि जनरल झेंग ने चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को बता दिए थे। इसके अलावा वो जनरल्स के प्रमोशन के बदले रिश्वत ले रहे थे। इसी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन वेस्टर्न मीडिया का एक तबका है जो दावा कर रहा है कि जनरल झेंग ने कुछ जूनियर जनरल्स के साथ मिलकर शी जिनपिंग के तख्ता पलट की कोशिश की थी। वैसे 2012 में प्रेसिडेंट बनने के बाद से शी जिनपिंग ने 2 लाख से ज़्यादा अधिकारियों के खिलाफ करप्शन के आरोपों पर कार्रवाई की है। जनरल झेंग के अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक और मेंबर लियू जेनली के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। लियू जेनली मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 3 महीने पहले ही शी जिनपिंग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक और वाइस चेयरमैन वी डोंग को भी बर्खास्त किया था और उनकी जगह अपने वफादार जनरल जेंग शेंगमिन को सीएमसी का वाइस चेयरमैन बनाया था। शी जिनपिंग ने 2024 में करप्शन का इल्जाम लगाकर अपने 2 डिफेंस मिनिस्टर्स को भी बर्खास्त किया था। असल में चीन में क्या होता है, क्यों होता है, किसे हटाया जाता है, किसे बनाया जाता है, ऐसी बातों पर चीन से कोई डायरेक्ट ऑफिशियल खबर नहीं आती। चाइनीज जनरल के खिलाफ करप्शन के लगे इल्जाम कितने सच्चे हैं, क्या वो वाकई में तख्ता पलट करने वाले थे, ऐसी खबरों के लिए सबको अमेरिकन मीडिया पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश कई बार हुई और हर बार नाकाम हुई। इससे ज़्यादा कुछ कहना फिलहाल मुश्किल होगा। इस वक्त अमेरिका एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। अमेरिका की आधी से ज़्यादा आबादी यानी करीब 18 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के कई राज्यों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भयंकर ठंड की वजह से अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस स्नो स्टॉर्म की वजह से कई राज्यों में बिजली और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। केंटकी, टेक्सास, न्यू इंग्लैंड, टेनेसी, लुजियाना और मिसिसिपी जैसे राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली की सप्लाई इस स्नो स्टॉर्म की वजह से ठप पड़ी है। 11,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से कैंसस, फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया समेत 20 राज्यों में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में बर्फ की चादर बिछ गई है। गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका का फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है। सड़कों से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने के लिए हजारों मशीनें लगा दी गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि स्नो स्टॉर्म का असर कम से कम 3 दिन रहेगा और बर्फ को पूरी तरह से साफ होने में और भी वक्त लग सकता है। हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली में पिछले 24 घंटों के अंदर जोरदार स्नोफॉल देखने को मिला है। ताज़ा बर्फबारी के बाद लोकल लोग खुश हैं। फसलों के लिए बर्फबारी अच्छी है, लेकिन टूरिस्ट की परेशानी बढ़ गई है। कुल्लू और मनाली में बर्फबारी के बाद पावर सप्लाई ठप हो गई है। 500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं। मनाली में हाईवे पर बर्फ जमने से लंबा जाम लग गया है। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में
टूरिस्ट को कई कई घंटे का वक्त लग रहा है। कड़ाके की सर्दी में सैकड़ों टूरिस्ट जाम के कारण होटल तक नहीं पहुंच सके, उन्हें सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। बर्फबारी के बाद टूरिस्ट के व्हीकल्स और होटल्स के रेट दोनों बढ़ गए हैं, जिससे लोग और भी परेशान हैं। मंडी में भी बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। इस कारण एक दूल्हा बर्फबारी के बीच ही पैदल चलकर शादी करने पहुंचा। 7 किलोमीटर सफर के बाद बर्फबारी के बीच ही शादी की रस्में पूरी की गई। हिमाचल में 1250 सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी हैं। जम्मू और श्रीनगर में भी 3-4 फीट बर्फ जम चुकी है। इन्हें हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कल हम चले थे शाम को कुरुक्षेत्र से, हम चले थे 7 बजे और उसके बाद ये लगा लो अब हम यहाँ पहुंच रहे हैं, जाम ही जाम है। ये लगा लो 5 बजे हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट हुए थे, अब पहुंचे हैं और इतना मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हम तो कहते हैं कि आओ तो 2-3 दिन बाद ही आओ, जब यहाँ सही हो जाए। मैं 9 किलोमीटर ऊपर से आ रही हूँ, बहुत डिफिकल्टीज है यहाँ। अगर कोई अभी इस टाइम अगर आना चाहता है तो ना आए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत है और कोई गाड़ी वाला नहीं मान रहा, और जो मान रहे हो बहुत हाई पैसे मांग रहे हैं हमसे, लाइक 10K या 15K से कम तो कोई मांग ही नहीं रहा। 3.25 घंटे में 1 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलेगी। आज 3 दिन से इन्होंने इतना परेशान किया हुआ है, पूछो मत। स्नोफॉल तो हर साल होता है, पर इनको पूरी प्रेपरेशन के साथ पूरा जाम खुलवाना चाहिए था। इनको कोई यहाँ पे प्रशासन सुनवाई नहीं करता। हिमाचल वाले HP नंबर गाड़ियां जो यहाँ की लोकल है वो रोंग साइड भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। कल से मनाली में भारी हिमपात हो रहा है, जिससे कम से कम को 2.5-3 फुट के करीब बर्फ गिर चुका है और लाइट लूट जो है कल से ही नहीं है और गाड़ियां गुड़ियां सब कुछ बंद है। अगर आप स्नोफॉल देखने के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। वैसे मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में और ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। इससे लोगों की मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील होगी। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने से पहले कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी। मेक इन इंडिया के तहत कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ब्राजील की विमान बनाने वाली कंपनी एम्ब्रेयर के साथ समझौता साइन करेगी। कल सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।